एक बार की बात है। एक गांव राजापुर में एक गरीब औरत सुधा रहती थी। सुधा के 2 बच्चे थे, सोनू और मोनू। सुधा के पति रामलाल बहुत बीमार रहा करते थे। एक रात गांव में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल की खराब हालत देखकर सुधा बोलती है, सुनो जी, आपकी तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुधा की बात सुनकर रामलाल बोलता है, सुधा, तू मेरी चिंता मत कर, बच्चों का खाना बना दे, बेचारे शाम से भूखे हैं, मैं ठीक हूँ। रामलाल की बात सुनकर सुधा बच्चों के लिए रोटी बनाने लग जाती है। लेकिन रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। सोनू और मोनू, जो कि रामलाल के पास ही बैठे होते हैं, चिल्लाते हुए सुधा से कहते हैं, अरे माँ, देखो पिताजी की तबीयत और भी खराब हो रही है और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही। मोनू की आवाज सुनकर सुधा रामलाल के पास आती है और उसकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी उसे रामलाल का दोस्त शामू मिलता है। शामू सुधा की ऐसी हालत देखकर बोलता है, अरे सुधा भाभी, क्या हुआ? ऐसी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? लेकिन सुधा कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। सुधा डॉक्टर के घर पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर सोता हुआ डॉक्टर सुधीर नींद से जाग जाता है। कौन है जो इतनी रात को बेवकूफों की तरह से दरवाजा पीट रहा है? इन गांव के लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है। अरे सुधीर, तुम भी, कोई बीमार होगा, चलो चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर सुधीर और उसकी पत्नी दरवाजा खोलते हैं। सामने सुधा खड़ी होती है। डॉक्टर को देखकर सुधा कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे साथ चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप चलिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सुधा की बात सुनकर सुधीर गुस्से से कहता है, तुम सारे गांव वाले पागल हो क्या? जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो। डॉक्टर की कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से, सुबह देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर सुधीर अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। सुधीर की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल बोलती है, सुधीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उस दुखियारी औरत के साथ जाना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म और काम है। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, अरे काजल, इस गांव के लोग बहुत ही कंजूस हैं और पैसे देने में रोने लगते हैं, इसलिए जितना पैसा उतना काम, समझी? चलो अब अपना दिमाग मत लगाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सुधा वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। घर पर सोनू और मोनू सुधा का इंतजार कर रहे होते हैं। सोनू भैया, माँ कहाँ गई है? इतनी देर हो गई, मुझे डर लग रहा है। पिताजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तू चिंता मत कर मोनू, माँ आती ही होगी। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से रामलाल की भी मौत हो जाती है। उधर सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। वो चुड़ैल बने हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है, जहां सोनू और मोनू जोर जोर से रो रहे होते हैं। मोनू और सोनू की थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को पत्थर के पास सुधा की लाश पड़ी मिलती है। दूसरा गांव वाला, जिसका नाम राजपाल होता है, वो गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, ये तो सुधा भाभी की लाश है। लगता है बेचारी रात में इस पत्थर से टकरा गई। चलो बेचारी का अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर सुधा और रामलाल दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सोनू और मोनू को शामू अपने घर ले जाता है। शामू की पत्नी पार्वती दोनों बच्चों को देखकर बोलती है, अरे बिल्कुल राम और लक्ष्मण लग रहे हैं, तुम दोनों चिंता मत करो। सुधा बहन के बाद तुम मुझे भी अपनी माँ जैसा ही समझो। दूसरी तरफ सुधा की मौत की खबर सुधीर के घर पर भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर काजल सुधीर से कहती है, देखा, अगर तुम उस दिन उस बेचारी सुधा के साथ चले गए होते तो वो आज जिंदा होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा प्यारा है, चाहे वो कैसे भी आए।
काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, काजल, तुम कितना सोचती हो। अरे, जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें पैसा लगता है, समझी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, इसलिए मैं सिर्फ पैसा देखता हूँ, पैसा। सुधीर की बात सुनकर काजल गुस्से से कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। डॉक्टर की डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि लोगों की मदद और भलाई के लिए होती है। लेकिन शायद तुम नहीं समझोगे, इसलिए मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर काजल सुधीर का घर छोड़कर चली जाती है। उसी रात जब सुधीर अपने कमरे में सो रहा होता है, सुधीर की नजर उस पर पड़ती है तो वो चौंक कर उठ जाता है। सुधा, तुम तो मर चुकी हो। कौन हो तुम? लेकिन सुधा बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह सुधीर ये बात अपने एक नौकर शंभू को बताता है, जिसे सुनकर शंभू बोलता है, मालिक, हमें लगता है ये सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन गई है और आपको मारना चाहती है। मैं तो कहता हूँ आप किसी तांत्रिक से मदद ले लें। तुम भी शंभू, हम डॉक्टर हैं, इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ नहीं होगा, ये मेरे मन का वहम होगा। फिर सुधीर वहां से अपने काम पर चला जाता है। उसी रात जब सुधीर सो रहा होता है, तभी उसे कोई जोर से जमीन पर पटक देता है। सुधीर की नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है। लेकिन उसी समय वहां चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा रही है, तू जितना भी चिल्ला ले। तुम तो सुधा हो, तुम मर चुकी हो, लेकिन मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कितने भोले बन रहे हो तुम डॉक्टर। पैसे के लालच में तुम मेरे साथ नहीं आए, जिसकी वजह से मेरी और मेरे पति दोनों की मौत हो गई। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शंभू आता है और सुधीर से बोलता है, अरे बाप रे, क्या हुआ आपको? मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? अरे शंभू, अभी कुछ मत पूछ, मुझे के पास ले चल, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। शंभू तांत्रिक को लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद तांत्रिक को लेकर घर वापस आ जाता है। तांत्रिक को देखकर सुधीर खुश हो जाता है। मेरे रहते वो चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी चुड़ैलें तो मैं पान की तरह खा जाता हूँ। रात होते ही चुड़ैल वहां आ जाती है। तू यहाँ से चला जा तांत्रिक, नहीं तो बेकार में मारा जाएगा। मैं यहाँ केवल इस डॉक्टर के लिए आई हूँ। इसको मारने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा। सुधीर वहां से भाग जाता है। मैंने तुझे मौका दिया था कि तू यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन तू नहीं माना। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक को मार डालती है और सुधीर को पकड़ लेती है। कहाँ भाग रहा है डॉक्टर? अभी तो मेरा बदला बाकी है। उसी समय वहां सोनू और मोनू आ जाते हैं। माँ छोड़ दो इन्हें, अगर ये मर गए तो गांव वालों का इलाज कौन करेगा? सोनू की बात सुनकर चुड़ैल सुधीर को छोड़ देती है। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन इसने कभी फिर से गलत काम किया तो मैं वापस आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और सुधीर सोनू और मोनू को गोद ले लेता है। 3 वीक बाद गट्टू चिंकी के क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और वो दोनों किचन में मम्मी के पीछे पीछे घूम रहे थे। मम्मी, आपका काम कब खत्म होगा? हमें पढ़ना है ना। आप ही तो हमेशा हमें एग्जाम्स के लिए पढ़ाती है, जल्दी से हमें पढ़ाइए ना। हाँ मम्मी, अभी आपको हमें कितना पढ़ाना है ना, कितना सारा सिलेबस बचा हुआ है।
इस बार हमें एग्जाम्स का बहुत डर लग रहा है मम्मी। ओफो बच्चों, देखो ना अभी मुझे किचन में कितना सारा काम करना है। तुम दोनों एक काम करो, पापा के पास जाओ, अभी वो लिविंग रूम में फ्री हैं, वो तुम दोनों को पढ़ा देंगे। ओके? पापा से पढ़ने की बात सुनकर गट्टू चिंकी एकदम शांत हो जाते हैं। मगर लिविंग रूम में पापा ने गट्टू चिंकी को पढ़ाने की बात सुन ली थी। चिंकी, हम चुपके से अपने कमरे में चलते हैं, इससे पहले पापा आ जाएं। हाँ गट्टू, वरना अभी पापा शर्मा सर के मोड में आ जाएंगे। याद है ना, शर्मा सर स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हैं। पापा तो उससे भी स्ट्रिक्ट होकर हमें पढ़ाते हैं चिंकी। चलो चलते हैं, वरना आज हम पक्का फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही गट्टू चिंकी अपने रूम में जाने के लिए मुड़ते हैं, पीछे पापा आ जाते हैं। क्या हुआ गट्टू चिंकी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैंने सुना कि तुम दोनों को एग्जाम के लिए पढ़ना है। वो पापा, आप क्यों फिक्र करते हैं? अभी मैं और चिंकी खेलने चले जाते हैं, फिर जब मम्मी फ्री होंगी तब वही हमें पढ़ा देंगी। हाँ पापा, आप अपनी छुट्टी एंजॉय करिए ना, आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आपको वीक में बस एक ही तो छुट्टी मिलती है ना। क्या? नहीं नहीं बच्चों, मुझे बहुत काम है और तुम दोनों को पापा से पढ़ने में क्या दिक्कत है? जाओ, जाकर अपने बैग्स लेकर आओ। हाँ, दोनों जल्दी से अपने अपने बैग्स लेकर लिविंग रूम में आ जाओ, आज हम साथ में पढ़ेंगे बच्चों। फिर तो गट्टू चिंकी को हार माननी ही पड़ती है और दोनों अपने रूम से अपने अपने बैग्स लेकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। बताओ फिर गट्टू चिंकी, तुम्हारा पहला एग्जाम कौन सा है? पापा, वो साइंस है। अच्छा, तो फिर जल्दी से साइंस बुक निकालो। मैं तुम दोनों से पहले कुछ सवाल पूछूंगा और फिर जो कंसेप्ट तुम लोगों को नहीं आते होंगे वो मैं समझाऊंगा। ओके? ओके पापा, ये लीजिए साइंस बुक। ठीक है, फिर पहले तो तुम दोनों एकदम स्ट्रेट बैठो और तुम्हारा ध्यान सिर्फ इधर बुक पे होना चाहिए, समझे? हाँ पापा, समझ गए। हाँ, तो पहला चैप्टर का नाम है प्लांट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। बताओ गट्टू चिंकी, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? वो पापा, प्लांट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। गट्टू का जवाब सुनकर पापा गुस्से में उसे डांटते हुए कहते हैं, क्या गट्टू, ये तो इतना इजी सवाल था, तुम इसमें भी कंफ्यूज हो गए? अरे प्लांट्स हमें CO2 नहीं बल्कि ऑक्सीजन देते हैं। ओ हाँ पापा, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, चलो अब मैं तुम दोनों को ये चैप्टर समझाता हूँ। इसके बाद मैं तुम दोनों से सवाल पूछूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो ये सवाल का जवाब भी नहीं दे पाओगे। ओके पापा, हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फिर पापा गट्टू चिंकी दोनों को चैप्टर समझाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से गट्टू का ध्यान किचन में चला जाता है। जैसे ही गट्टू का ध्यान भटकता है, पापा दोनों से एक सवाल पूछ लेते हैं। हाँ तो गट्टू, तुम बताओ इसका जवाब। मगर गट्टू का ध्यान तो कहीं और ही होता है और वो पापा की बात सुन नहीं पाता। गट्टू, गट्टू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या? वो पापा, मैं आप क्या पूछ रहे थे? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, मुझे उसका जवाब दो और वो भी जल्दी से। वो पापा, मुझे बहुत देर से वॉशरूम जाना है। अब जब आप गट्टू को डांट ही रहे हैं तो क्या तब तक मैं वॉशरूम हुआ हूँ? ओफो, ठीक है, जल्दी से जाकर आओ चिंकी, और उसके बाद यहाँ से हिलना भी मत। चिंकी जल्दी से वॉशरूम होकर आती है। फिर पापा दोनों से गुस्से में कहते हैं, अब तुम दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक ये चैप्टर मैं तुम दोनों को अच्छे से समझा नहीं देता तब तक बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया दोनों को? हाँ पापा। हाँ, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? लाइट। हाँ, और क्या बस लाइट ही चाहिए होती है या कुछ और भी चाहिए? ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो प्लांट से हमें मिलता है, उन्हें थोड़ी चाहिए होता है ऑक्सीजन। चलो और बताओ, अभी तो मैंने तुम दोनों को बताया था और तुम दोनों इतनी जल्दी भूल गए। गट्टू चिंकी डर के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाते और शांत हो जाते हैं। ये देखकर पापा को और गुस्सा आ जाता है। ये मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर चाहिए होता है। फिर गट्टू चिंकी ध्यान से पापा की बात सुनने लगते हैं। डांट ना पड़े इस वजह से दोनों मन लगाकर चीजें याद करने लगते हैं।
तभी मम्मी वहाँ आती है और कहती है, काफी देर हो गई है, क्या मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स ले आऊं? थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आगे पढ़ लेना। नहीं नहीं, पहले इन्हें पढ़ाई करने दो, उसके बाद ही स्नैक्स लाना, वरना फिर से ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक बार लगातार फोकस बना हो तो उसे बने रहने ही देना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक ही कह रहे हैं आप। चलो फिर मैं जाती हूँ। ये सुनकर मम्मी वहाँ से चली जाती है और पापा फिर से गट्टू चिंकी को पढ़ाने लगते हैं। काफी देर तक समझाने के बाद गट्टू चिंकी को वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है और वो पापा के पूछे गए सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दे देते हैं। थैंक यू पापा। अब इस चैप्टर का चाहे कोई भी सवाल आए, मैं उसे इजीली सॉल्व कर लूंगा। और मैं भी। वेलकम बच्चों। तभी उनकी बातें सुनकर मम्मी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे वाह, लगता है आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ हाँ मम्मी, और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए। हाँ, थोड़ा डर लगा बट ठीक है। अच्छा चिंकी, वैसे तुम लोगों को सब इतना अच्छे से समझ आ गया तो क्यों ना कल भी तुम्हें मैं ही पढ़ा दूं? पापा की बात सुनकर गट्टू चिंकी डर जाते हैं। क्या? नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, मम्मी है ना, मम्मी पढ़ा देगी। हाँ हाँ पापा, और कल तो आपका ऑफिस भी होगा ना, आप चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। गट्टू चिंकी की ऐसी बातें सुनकर मम्मी पापा हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ देखकर गट्टू चिंकी भी हंसने लगते हैं।